नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। MPPSC मुख्य परीक्षा 2020 जो कि जुलाई में आयोजित हुई थी, इसकी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में, लेकिन इसकी मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के मध्य 2022 में आयोजित की जा रही है। आज इसी श्रृंखला में MPPSC का दूसरा पेपर आयोजित किया गया, सामान्य अध्ययन 2, जिसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना, समाजशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 150 नंबर के दोनों पार्ट हैं, कुल मिलाकर 300 नंबर का प्रश्न पत्र है। उसमें पहले पार्ट का हम वीडियो बना चुके हैं, आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। दूसरे पार्ट का वीडियो हम आपके लिए उपस्थित कर रहे हैं और जिसमें आपको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के हमारे नोट्स नहीं आ पाए थे, लेकिन समाजशास्त्र के और अन्य विषयों के नोट्स हैं, उनके द्वारा 100% प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज भी आप हमारे यहाँ नेट नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ डिस्कशन भी करेंगे पेपर के स्तर को लेकर, सामान्य जानकारी। कृषक सर्वप्रथम हम अति लघु 3 प्रश्नों को देखेंगे, जिनको 10 शब्द 1 पंक्ति में उत्तर देना था। ऐसे 15 प्रश्न आए थे। कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है? जो कृषक उत्पादक संगठन योजना के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि आपको इसका पता होगा तो आपके लिए प्रश्न बन गया होगा। खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? आपने पढ़ा होगा खुले बाजार की क्रियाएं क्या कहलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन इसके विशेष आहरण अधिकार जो है उससे आप क्या समझते हैं? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को समझाइए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? इससे संबंधित प्रमुख बातों के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अब एक लाइन में आप इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वह आपकी कला यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से यदि दलहनी फसलों के रूप में देखा जाए तो सोयाबीन आदि और भी बहुत सी चीज़ें हैं, राहर वगैरह की दालें प्रमुख रूप से होती है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलों के बारे में पूछा गया था। अभी तक के जो प्रश्न है वह सरल समझ में आ रहे, एकदम कठिन समझ में नहीं आ रहे हैं। आगे इनका स्तर और देखते हैं। किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है? जो मसाला फसलें हैं उनको मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी ऐसी मसाले की फसलें हैं उनके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था। शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? संबलती सूची में। यह कब सम्मिलित की गई है? तो आपको राज्य सूची और संबलती सूची आदि की प्रमुख रूप से जानकारी हमने अपने वीडियो नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाई थी। उसी में से प्रमुख है सोशल आदि के नोट्स भी यदि आपने हमारे लिए होंगे तो निश्चित रूप से आपसे यह प्रश्न 100% बने होंगे। शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? संबलती सूची में। यह कब सम्मिलित की गई है? किसने कहा ना तो हिंदू और ना ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है? यह कथन किसका है कि ना तो हिंदू और ना ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है? यह किसका कथन है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। शिक्षा के 3 उद्देश्य लिखिए। जो शिक्षा के 3 उद्देश्य, आप प्रश्न सरल था, आपने यदि नहीं भी पढ़ा हो तो आप मन से भी लिख सकते थे कि जीवन की व्यवस्थित संचालन आदि और व्यवस्थित आंसर आप इसका लिख सकते थे कि शिक्षा के 3 उद्देश्य कौन कौन से प्रमुख रूप से। सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है? सभ्यता के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है? 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? 4 आश्रम, जैसे कि शिक्षा और फिर उसके बाद में जो गृहस्थाश्रम है, और गृहस्थाश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम और आदि प्रमुख जो आश्रम यहाँ पर बताए गए थे। तो 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव लिखिए। अब प्रश्न ये उठता है कि 10 शब्द या 1 पंक्ति में लिखना है, और यहाँ पर इन्हें भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव बता दिए। तो हम पूरे तो लिख नहीं सकते, लेकिन उसकी हेडिंग के तौर पर 4 प्रभाव अवश्य निश्चित रूप से लिख सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव लिखिए।
तो प्रमुख रूप से यदि आप लिख सकते हैं बेरोजगारी भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव में सर्वप्रथम तो आप बेरोजगारी लिख सकते हैं और संसाधनों की अनुपलब्धता भी लिख सकते हैं और भी कई कारण हैं जिन्हें आप इनमें लिख सकते थे, तो आपको 3 मार्कर मिल जाती। मैयारी क्या है, मैयारी के बारे में भी पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है, WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका कार्यालय जेनेवा में स्थित है। तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य सामान्य दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि पूरे विश्व के सभी लोग स्वस्थ हों, और इसका अभिप्राय है, लेकिन आपको इस तरह लिखना था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है। भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत के जो आर्थिक, अब हम लगातार प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, सेक्शन बी में आ चुकी हैं, इसका भी हम देखते हैं। भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना करनी थी कि भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें विदेशियों ने किस प्रकार से सहायता की है, इसकी भूमिका पर आपको विवेचना करनी थी। मतलब प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका आपको सामान्य अर्थ भी पता है और आप इसके बारे में व्यवस्थित लिख सकते हैं। बस शब्द सीमा के यदि आप ध्यान रखें 50 शब्द 5 से 6 लाइनें, तो आप व्यवस्थित रूप से इसका आंसर लिख सकती थी। भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण बताइए। भारत में जो आज क्षेत्रीय असंतुलन की स्थितियाँ व्याप्त हैं उसके कारण आपको इसमें बताने थे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक विकास हुआ है इसमें कौन कौन से अनुकूल कारक प्रभावशाली रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रदेश की जो महिला नीति 2015 आई है उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना था। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। जो प्रारंभिक शिक्षा है इसके सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना आपको यहाँ पर करनी थी कि प्रारंभिक शिक्षा क्यों अनिवार्य है और वह क्यों बेसिक इंडीड होना चाहिए, क्यों हर बालक या बालिका को प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की जो होती है आयु में निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहिए, इसके लक्ष्यों की विवेचना आपको यहाँ पर करनी थी। सभ्यता का टकराव क्या है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है। कुपोषण क्या है, कुपोषण के बारे में आप जानते ही हैं कि पोषण रहित स्थिति कुपोषण है, जिसमें कई बार कई विसंगतियां भी देखने को मिलती हैं, तो कुपोषण के बारे में भी आपको बताना था। वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 में उल्लेखित हस्तक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना भी आपको करनी थी, और फैमिली कोड एक्ट 1984 को यहाँ पर समझाना था। इसके बाद में हम देखते हैं तो अपेक्षाकृत पेपर सरल है, समाजशास्त्र और जो यहाँ पर अर्थशास्त्र के प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो एकदम कठिन नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो पार्टी है उसकी अपेक्षा पेपर सरल लग रहा है। जिन्होंने अच्छी तरह से मेहनत की हो उन्हें निश्चित रूप से इसका लाभ मिला होगा। वित्तीय समावेशन क्या है, इसका क्या उद्देश्य, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका को उल्लेख कीजिए। अब इन्हें 11 मार्कर के हिसाब से रखा है, इसमें 200 शब्द आपको लिखना है। तो सबसे पहला तो आपको लिखना है वित्तीय समावेशन क्या है, वित्तीय समावेशन के पश्चात उसके उद्देश्य बताने हैं, उसके पश्चात इसको लिंक करना है प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न था बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन से हैं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। सर्वप्रथम तो बेरोजगारी के बारे में आपको बताना है, और भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट भी लिख सकते थे, अशिक्षा भी लिख सकते थे, अन्य कारण भी हैं, शोषण आदि भी लिख सकते थे, और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी आपको इसमें संक्षिप्त रूप से लिखना था। उद्यानिकी से आप क्या समझते हो, उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय को दुगनी कर सकती है, इसकी प्लानिंग भी आपको लिखना थी। और मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख भी आपको करना था। सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका का उल्लेख लिखिए, सेवा क्षेत्र के बारे में लिखना था। उसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन उद्योग है उसकी क्या भूमिका है, तो पर्यटन के द्वारा प्रमुख रूप से सरकार के लिए आय होती है, उनके बारे में भी आपको लिखना था। वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निराकरण की विवेचना करनी थी। वंचित वर्ग में विकलांग भी आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भी कई लोग आते हैं, तो वंचित वर्ग की समस्याओं के बारे में भी आपको बताना था, और आपको उनका निराकरण बताना था कि निराकरण किस प्रकार से होगा, कि जो वंचित वर्ग की समस्या है उनका निराकरण किस प्रकार से हो पाएगा। महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महिलाओं की जो वर्तमान में शिक्षा की स्थिति है और इनकी क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं, क्या क्या चुनौतियां उपस्थित हो रही हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना था।
पुरुषार्थ का अर्थ और समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या भी आपको इस प्रश्न में करनी थी। इसके अथवा में था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है उसके मूल्यांकन के बारे में भी आपको बताना था। नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा नातेदारी की रीतियों की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी थी। और इसके अथवा में पृष्ठ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के उद्देश्यों एवं कार्यों की आपको विवेचना करनी थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में आपको बताना था। नातेदारी को परिभाषित करना था, नातेदारी की रीतियों को। उसकी अपेक्षा यदि आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य और कार्यों की विवेचना करते तो आप व्यवस्थित रूप से कर सकती थी। इसके बाद वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निराकरण की विवेचना भी आप कर सकते थे। ओवरऑल जो पेपर देखने में आ रहा है, पेपर सरल था और यदि आपने इसकी तैयारी की थी तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के पेपर अच्छे जाओ। जहाँ भी आपको कोई समस्या हो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।